हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को पढ़ने वाले हैं। तो यार ये एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम विद इन 25 मिनट्स कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ के साथ ये जो पीपीटी है ये एनसीईआरटी से बनाई गई है। एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग होती है, रफ सी होती है, तो उसको पढ़ने में वो फील नहीं आती। तो ये जो पीपीटी है इसमें सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप एज अ नोट इसको रेफर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आफ्टर एवरी टॉपिक हम उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। साथ के साथ जो भी मैप आते हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और जितने भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका 25 से 30 मिनट में आपकी सारी चीजें मोटी मोटी कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं, कोल्ड वॉर हो गया, बायोपोलैरिटी, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, वो सब भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और उधर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हो गया ये डिस्क्रिप्शन। अब बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार इस चैप्टर में बेसिकली हमें चैलेंजेस पढ़ने हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने आए थे जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी। लेकिन हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखना है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में सिचुएशन थी। तो पहला टॉपिक यार हमें ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का दिया गया है, जो बेसिकली मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी। उसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, अब बेसिकली यार जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे दो गोल्स थे जिस पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लीडर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने वो स्ट्रगल लड़ी थी, ठीक है, वो अग्री करते थे कि एक तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, सबको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे। साथ के साथ जो गवर्नमेंट होगी उसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना होगा जो कि सबके लिए होंगे, और स्पेशली जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप रह गए या जो गरीब लोग रह गए हैं बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश ऑपरेशन, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दो एम्स थे। अब आते हैं हमारे चैप्टर की मेन हेडिंग विच इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो 1947 का जो ईयर था दैट वाज ऑफ अनप्रेडिक्टेड वायलेंस एंड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से वो 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहला था यार नेशन बिल्डिंग का। ठीक है, अब क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल गई थी और हमें पता है कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन्स है, इतने कल्चर है, इतनी लैंग्वेजेस है, तो उन सबको एक छत के नीचे या फिर एक नेशन में एकोमोडेट करना वो सबसे बड़ा चैलेंज था। सेकंड था डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड इंडिया वाज अबाउट टू अडॉप्ट द डेमोक्रेटिक मॉडल, तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स आई थी कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें कहाँ से डेमोक्रेसी सस्टेन करेगी, ये कंट्री जल्दी ही यूनिटी में रह ही नहीं पाएगी, इसके काफ़ी सारे हिस्से हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान का ऑलरेडी एक बार हो चुका था। ठीक है, लेकिन इंडियाज सर्वाइवल एज ए नेशन इज़ रिमार्केबल। ठीक है, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 70 साल से भी ज़्यादा हो गया एंड वी आर यूनाइटेड। तो उन सभी क्रिटिसिज्म्स के मुँह के ऊपर एक करारा थप्पड़ था। ठीक है, तो बेसिक यही था कि जो हमारा मेन गोल था कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है। गवर्नमेंट वो सक्सेसफुल। हमने सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया, लेकिन मेन चैलेंज था कि हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लानी है, यानी टाइम टू टाइम रेगुलरली इलेक्शंस होंगे। ठीक है, हमें मेक श्योर करना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हो और उसके अंदर सब पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये था सेकेंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज पे चलते हैं, तो दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सबसे पहला तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दे दिया था कि सबके लिए इक्वल लॉज होंगे, इक्वल राइट्स होंगे, तो सबको इक्वली डेवलप करने का मौका कर लेगा। ठीक है, साथ के साथ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे जो भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के बैकग्राउंड के लोग थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये चैलेंज था कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ को लाना होगा जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके और ये जो पॉवर्टी की सिचुएशन है इससे बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे इस चैप्टर में। बट हमें सिर्फ और सिर्फ जो पहला नेशन बिल्डिंग का चैलेंज है उसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब नेशन बिल्डिंग के चैलेंज में हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से हमने इस ह्यूज डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। तो सबसे पहला यहाँ का जो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है यार वो स्टार्ट होता है पार्टीशन से। ठीक है, कि पार्टीशन क्यों हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, आता भी है जैसे 2017 में आया था 2 मार्क के अंदर। तो पार्टीशन के काफ़ी सारे रीजंस थे, लेकिन 3 सबसे बड़े रीजन थे। सबसे पहला था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किया ही क्या था, जब वो इंडिया को छोड़ के भी गए वो एक ऐसी कूद डाल गए, कश्मीर का मुद्दा आज तक चलता रहा है। ठीक है, अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उन्होंने एक तरीके से कम्युनल राइट्स कराए बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, उस वजह से सबसे मेजर रीजन था कि इंडिया का पार्टीशन हुआ। सेकेंड स्टिफ कॉम्पिटिशन था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, और इसके अलावा जो जिन्ना की डिमांड थी कंटिन्यूसली कि उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए मुस्लिम के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो अब बेसिकली 15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था और इंडिया 2 नेशंस में बट गया था, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट वाज बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी जो कि मुस्लिम लीग ने दी थी, लेकिन कांग्रेस इसको अपोज करती थी, वो ऐसी कोई थ्योरी मानती ही नहीं थी।
ठीक है। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस था, किस तरीके से पार्टीशन हुआ। तो जो पार्टीशन था उसके प्रोसेस को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़, ठीक है। अब जो मुस्लिम लीग थी और उसकी ये डिमांड थी कि क्योंकि मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते और मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री बनानी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आइडियोलॉजी थी टू नेशन थ्योरी की। तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि जिन एरियाज़ के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी होंगी वो पाकिस्तान में चले जाएंगे और बाकी का बचा हुआ इंडिया में रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट थी ही नहीं मुस्लिम पॉपुलेशन की। अगर हम देखते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी कहाँ पे थी, वो तो थी एक तो हमारे ईस्टर्न साइड के अंदर, ठीक है, पंजाब वाले रीजन के अंदर, और वेस्टर्न साइड में बंगाल वाले रीजन में। अब इन दोनों एरियाज़ को तो कनेक्ट कर पाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया जाएगा और जो हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया था वो हिंदू के पंजाब में रह गया और बाकी वाला लाहौर के अंदर आ गया, ठीक है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में भी ये हुआ, जो हिंदू मेजॉरिटी का रीजन था वो हिंदू की तरफ इंडिया की तरफ रह गया और बाकी का जो मुस्लिम मेजॉरिटी का था वो चला गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो दो हिस्सों के अंदर पाकिस्तान को बनाया गया था। अब तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि सभी मुस्लिम्स नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में, दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया ओनली, ठीक है। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फर खान है, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के अंदर डाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। अब क्योंकि पार्टीशन हुआ तो ऐसा नहीं था कि जो पाकिस्तान के अंदर एरिया गया वहाँ पे हिंदू नहीं थे या फिर जो इंडिया के अंदर एरिया आया वहाँ पे मुस्लिम नहीं थे। तो माइनॉरिटीज़ जो दोनों साइड पे थी, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को प्रेस किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। वहीं जहाँ पे मुस्लिम लोग की मेजॉरिटी थी वहाँ पे हिंदू और सिख को बहुत ज़्यादा मार पिटाई की जा रही थी। तो माइनॉरिटीज़ की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी ये बेसिकली प्रोसेस था पार्टीशन का और ये 4 प्रॉब्लम्स थी जिनको याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कंसीक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। क्या क्या कंसीक्वेंस हुए पार्टीशन के। सबसे पहले यार कम्युनल रॉइट्स हो गए थे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। कोलकाता, लाहौर और अमृतसर ये कम्युनल जॉइंट्स बन गए थे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, ठीक है। सेकेंड आता है फोर्स टू अबंडन देयर होम। काफ़ी सारे लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ठीक है। तो गिरते पड़ते उन्होंने रेफ्यूजी कैंप जो थे दोनों साइड में, इंडिया पाकिस्तान में, उनमें शरण ले ली थी। लेकिन थ्रू देयर जर्नी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता था, किल किया जाता था, वुमेन को रेप किया जाता था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को, क्योंकि जो पार्टीशन का प्रोसेस था वो उसी रात को होना था 14-15 की मिडनाइट की अगस्त को, ठीक है। इतना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री तो कोई डेमोक्रेट हुई नहीं थी ना एकदम से, उसमें तो बहुत साल लगे थे। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, लोगों को पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन जो वर्स्ट सफरर थी इस केस की, उसके अंदर ये था कि उनको रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था और काफ़ी फैमिलीज़ ने क्या किया था, खुद की ही बेटी या बहुओं को मार दिया था ऑन द नेम ऑफ फैमिली ओनर, की कोई दूसरा इनका धर्म परिवर्तन करके इनसे शादी करेगा, इससे अच्छा हम खुद ही ने मार देते हैं। तो वुमेन ने काफ़ी सफ़र किया था इस पार्टीशन के प्रोसेस के दौरान। इसके अलावा राइटर, पोइट्स या फिर फिल्म मेकर्स ने अपना जो ग्रीफ था, अपना दुख दर्द था, वो अपनी नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज या पोएम्स के अंदर एक्सप्रेस किया था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, यहाँ तक कि टेबल चेयर टाइपराइटर्स तक डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, डिवाइड हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ा दुख ये था कि इसमें ऑलमोस्ट 80 लाख लोगों को फोर्स किया गया था माइग्रेट करने के लिए, साथ के साथ 5 से 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक रिप्रेशन, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही तरफ बहुत इकोनॉमी डाउन हो गई थी, बिकॉज पार्टीशन का बहुत ज़्यादा लॉस था। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स एम्पायर का जो बर्डन वो झेल रहे थे वो तो था ही, अब पार्टीशन का लॉस और भी ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अब सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंस ये था क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब मुस्लिम का एक सेपरेट नेशन बन भी गया पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद भी अगर हम 1951 का डेटा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 12% पॉपुलेशन मुस्लिम थी इंडिया की, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे यहाँ पे और भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, जैसे सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे, जैन थे, बुद्धिस्ट थे, पर्सीज थे, ज्यूज थे। इनका क्या, ठीक है। पाकिस्तान ने तो खुद को बोल दिया था भाई हम एक मुस्लिम कंट्री है, हमारे यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। अब इंडिया ने लेकिन एक सेकुलर अप्रोच अपनाई, इंडिया ने एक सेकुलर नेशन अडॉप्ट किया कि हम सभी धर्मों को जगह देंगे और सभी धर्मों को हमारी कंट्री के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे रिपीटेड यहीं से बनता है कि आपको हाईलाइट करने हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर तक में भी पूछा जा सकता है, 2017, 16, 14 और 2013 में आए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो 2 तरीके के स्टेट्स होते थे, एक थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जिनके ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता था, और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो होते थे जिनके ऊपर राजा ही रूल कर रहा होता था, लेकिन उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती थी उनके इंटरनल अफेयर्स में, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी, ठीक है। उनके साथ तालमेल बना के रखेंगे, उनको थोड़ा बहुत पैसा खिलाते रहेंगे तो वो उनको कुछ नहीं कहने वाले,
ठीक है। इसी को बोला जाता था पैरामाउंटेसी या फिर सुजेरनिटी, यानी सुपरमेसी थी ब्रिटिश क्राउन की इनके ऊपर भी, ठीक है। और ऑलमोस्ट 1/3 एरिया प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आता था। अब भाई इनकी प्रॉब्लम क्या थी, जब तक ब्रिटिशर्स थे सारा स्ट्रक्चर इसी तरीके से चल रहा था, 2 स्टेट्स बने हुए थे, एक ब्रिटिश प्रोविंस हो गया और एक प्रिंसली स्टेट हो गया। लेकिन जैसे ही इंडिया को छोड़ के जाते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये राइट दे देते हैं, उनको चॉइस दे देते हैं कि आपकी मर्जी है, आपको इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, इंडिया में बन जाओ, पाकिस्तान का पार्ट बनना है, पाकिस्तान का बन जाओ, या फिर आप खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लो और खुद को डिक्लेयर कर लो, ठीक है। तो देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स कितने चालू लोग थे, वो जाते जाते भी 1-2 फसाद इंडिया के अंदर छोड़ के ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे वो लीगली अब इंडिपेंडेंट थे, उनकी मर्जी थी, अगर वो इंडिया में बनना चाहे तो बन सकते हैं। और यार ये अब एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, उसके 565 कंट्रीज हो जाएंगे, कहाँ से बात बनेगी, है ना। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी। तो 2011 में क्वेश्चन आया, व्हाट वाज मेंट बाय प्रिंसली स्टेट्स एंड हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बता देना, अभी पढ़ के आए हैं। तो आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। तो जो डर था कि इतने हिस्से हो जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स का, वो सच में बदल गया, ठीक है। तो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया, 1-2 दिन बाद ही जो रूलर्स थे त्रिवेनकोर के, त्रिवेनकोर उस टाइम पे एक जगह हुआ करती थी कोचिन केरला के पास में, वहाँ के रूलर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं बन रहे, हम अपनी एक सेपरेट कंट्री बना रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के देखो देख क्या किया, हैदराबाद जो थे, निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने अगले ही दिन अपनी अनाउंसमेंट बना दी कि भाई हम भी अपना एक अलग से देश बना रहे हैं, हम किसी का पार्ट नहीं बन रहे, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया का फर्दर डिवीजन हो सकता है छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सच हो रही थी, ठीक है। तो एक काफ़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी, जो 200 सालों से हमने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ, उसका एम यही था कि हम अपनी यूनिटी मेंटेन कर पाए, ठीक है, साथ के साथ हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर पाए। तो सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, काफ़ी सारे क्या, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में गवर्नमेंट आती थी, राजा का बेटा राजा बनता था, ना लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स थे। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल की नींव रखी गई थी, दैट वाज यूनिटी, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, अगर ये डिवीजन होता गया तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम की इंटरिम गवर्नमेंट थी, उनका एक बहुत फर्म स्टैंड था कि हम डिवीजन नहीं होने देने वाले इंडिया के। पाकिस्तान का तो जो हो गया सो हो गया, इससे फर्दर हम कोई भी डिवीजन होने नहीं दे सकते हैं, हमें सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी। तो यार इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, लेकिन ये जो प्रॉमिस था कि इंडिया को आज़ाद कर देंगे ब्रिटिशर्स, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे 1945-46 के आसपास हो गया था कि वो थोड़े टाइम बाद इंडिया को आज़ादी दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, मतलब वो, क्योंकि इलेक्शंस तो हुए नहीं थे, तो जो भी उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, ये सब ने मिलके उस गवर्नमेंट का पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के फ्रेमवर्क को डेवलप किया था, ठीक है। उस टाइम पे ये काम कर रही थी, तो इन्होंने फर्म स्टैंड ले लिया था कि हम डिवीजन नहीं होने देंगे इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आता है सरदार पटेल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। तो सरदार पटेल उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करने की, वो ली थी, ठीक है। वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, उनका फुल एम था कि हम तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी लेके रहेंगे, ठीक है। तो थ्रू हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक प्रावरनेस या फिर फोरसाइटेडनेस, इन्होंने इंडिया के 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करने का काम सक्सेसफुली किया था, ठीक है। तो 2015 में 5 मार्क के अंदर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये जो पैसेज है कंप्लीटली इसी के ऊपर है जो अभी हम पिछला पूरा पढ़ के आए हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज बीन रेफर टू एज द इंटरिम गवर्नमेंट। तो वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, एक तरीके से टेम्परेरी गवर्नमेंट, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, विच वर मेकिंग द फ्रेमवर्क फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन गवर्नमेंट का, उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला गया है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडिया का हिस्सा हो, ठीक है, इसीलिए मुस्लिम लीग उसको अपोज कर रही थी। थर्ड, हमें सरदार पटेल के रोल के बारे में बताना है, तो हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आती है गवर्नमेंट की अप्रोच, जो भी इंटीग्रेशन या कंसोलिडेशन का प्रोसेस होना है, उसमें क्या थी इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच उस टाइम पे। सबसे पहला तो ये था, काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो वॉलेंटरली इंडिया का हिस्सा बनना चाहते थे, तो ये काम तो यहाँ पे सॉर्टेड हो गया, मेजॉरिटी स्टेट्स ऐसे ही थे। सेकेंड, अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो कैसे भी करके, ठीक है, साम दाम दंड भेद करके सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करे। तो वो होता है छोटे बच्चों को टॉफी देनी पड़ती है, राइट। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट फ्लैक्सीबल थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको कह दिया जाएगा कि हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है, जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने आपको दी हुई थी कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा बोल के। तो गवर्नमेंट का ये भी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम ऐसा करके प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ ले आएंगे, ठीक है। थर्ड जो था वो बिल्कुल सॉर्टेड था कि इंटीग्रेशन हमारी मेन प्रायोरिटी है, उसके लिए हमें कुछ ही करना पड़े, हम सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं,
ठीक है। तो 1 मार्कर में क्वेश्चन आया है कि आपको सरदार पटेल का रोल बताना है 2019 में, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 से पहले ऑलमोस्ट जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया था, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस था यार, बेसिकली जितने भी रूलर्स होते थे उन्हें एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को साइन करके ये वेरीफाई हो जाता था कि वो स्टेट अग्री कर रहा है इंडियन यूनियन के अंदर ज्वाइन करने का, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेट्स का बहुत स्मूथली हो गया था, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर का जो इंटीग्रेशन था वो बहुत डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। कश्मीर का हम चैप्टर 8 या 9 जो भी है उसमें पढ़ेंगे, बट बाकी तीनों का हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ का जो राजा था, ठीक है, प्रिंस जो था वो नहीं चाहता था इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे। तो वहाँ पे एक प्लेबिसाइट हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, और लोगों की डिज़ायर थी, मेजॉरिटी लोगों ने सपोर्ट किया था इंडिया में ज्वाइन करने का। तो यहाँ से सॉर्टेड हो गया था, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया था, ठीक है। हैदराबाद की स्टोरी देखते हैं। तो हैदराबाद उस टाइम का सबसे बड़ा लार्जली प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, ठीक है। आज के टाइम पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला एरिया है। तो यहाँ का जो रूलर हुआ करता था उसको निज़ाम बोलते थे। वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन था, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, ठीक है। अब ये चाहता था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। तो इसने क्या किया, बड़ी चतुराई से नवंबर 1947 के अंदर गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 1 साल तक तो हम इंडिया का या किसी भी चीज़ का पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उसके बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मीनवाइल 1 साल का टाइम था, इसके अंदर हैदराबाद में बहुत सारी मूवमेंट्स हुई। अब जो निज़ाम था यार वो बहुत ऑप्रेसिव था, ठीक है। वो अपने पैसे कमाने के लिए लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। तो तेलंगाना रीजन के अंदर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वहाँ के पीजेंट्स, और उसके खिलाफ धरना रख देते हैं, ठीक है। उसके अंदर वुमेन जो वर्स्ट सफरर थी इस केस के अंदर, मूवमेंट के अंदर, वो भी बिल्कुल फुल्ली पार्टिसिपेट करती है। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस भी फॉर फ्रंट पे होती है, ठीक है। अब निज़ाम के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे थे धीरे धीरे। अब निज़ाम दुखी होकर क्या करता है, उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है रजाकर्स, जो उससे भी ज़्यादा ऑपरेसिव थी, ठीक है, उसको उतार देता है कि भाई जाओ मारो काटो, मेरे को नहीं लेना देना, इनको शांत कराओ, ठीक है। तो अब जो रजाकर्स होती है वो मर्डर करती है, लोगों को रेप करती है, लूटती है, उनको मारती है, ठीक है। स्पेशली नॉन मुस्लिम जो सेक्शन होता है उसको टारगेट किया जाता है, बाकी रिलीजन्स को, ठीक है। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि फाइनली सितंबर 1948 के अंदर इंडियन आर्मी को अपने जो ट्रूप्स थे वहाँ पे भेजना पड़ता है, ठीक है। और जो रजाकर्स होते हैं, जो निज़ाम की आर्मी होती है, वो इंडियन आर्मी से कम्पीट नहीं कर पाती, और काफ़ी दिनों की फाइटिंग के बाद निज़ाम को सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द इंडियन आर्मी, ठीक है। और इस तरीके से हैदराबाद का एक्सेशन होता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं, वो इंडिया का पार्ट बनता है, ठीक है। तो 2009 में क्वेश्चन था, हाउ डिड द स्टेट ऑफ हैदराबाद बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन आफ्टर पार्टीशन। 4 नंबर में। तो हम पूरा प्रोसेस पढ़ के आए हैं, बिंदास उसको लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब मणिपुर को भी देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही जो वहाँ के महाराजा हुआ करते थे, महाराजा बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ यार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, एक शर्त के ऊपर कि हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन होगी, उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन अब जो महाराजा होते हैं उसके ऊपर जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है कि इलेक्शंस करवाओ, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उस प्रेशर के अंदर आके 1948 के अंदर जो वहाँ के राजा होते हैं वो इलेक्शंस कराते हैं और स्टेट अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मणिपुर इंडिया का पहला हिस्सा था जिसके अंदर इलेक्शन हुए थे बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो अब इलेक्शंस हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, पार्लियामेंट वगैरह सारी चीजें बन गई वहां पे, ठीक है। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वेश्चंस उठते हैं कि मणिपुर का एक्चुअली स्टैंड क्या है, क्या वो इंडिया का कंप्लीटली हिस्सा है, या फिर वो एक ऑटोनोमस स्टेट है, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। तो काफी सारे डिफरेंसेस वहां पे चलते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। अब जो स्टेट कांग्रेस थी मणिपुर की, वो चाहती थी कि वो मणिपुर इंडिया में मर्ज हो, ठीक है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इस डिसीजन को अपोज करती थी एंड दे वांटेड मणिपुर टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 1949 के अंदर सक्सेसफुल होती है राजा जो था का उनके साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन करने में, जिससे मणिपुर फाइनली इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अभी भी उससे रिलेटेड काफी सारे रेप्लिकेशंस हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्कस नहीं किया गया था जब ये मर्जर एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो ये था मणिपुर की स्टोरी, ठीक है। अब कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द लीडर शोन इन द कार्टून। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपनी एनसीईआरटी खोल लेना, यहाँ पे इमेजेस ब्लर हैं, सॉरी फॉर दैट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रूलर जो है वो अपने सिटीजन पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रिंसली रूलर, दैट इज ऑप्रेसिव एंड ही एक्सप्लॉइटेड द पीपल, ठीक है। ना ही उनके पास कोई भी डेमोक्रेटिक राइट्स थे।
थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपके ओपिनियन में कहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच सक्सेसफुल रही थी टू रिजॉल्व द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो थ्रू हिज डिप्लोमेसी एंड हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज सक्सेसफुल इन हिज अप्रोच टू मर्ज द प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, तो दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना ही प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, दैट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो स्टेट्स थे वो ऐसे डिवाइडेड नहीं थे जैसे हमें आज के टाइम पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस तरीके से कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो स्टेट्स इस तरीके से डिवाइडेड थे, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या फिर सपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने बंगाल को थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था तो वो एरिया उसके अंडर आ गया, कोई प्रिंसली स्टेट है मद्रास में तो वो एरिया उसके अंडर आ गया। तो कोई भी एक तरीके से क्लियर कट या ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेशन नहीं था बाउंड्रीज का। ठीक है, ऐसे ही रफ सी बाउंड्रीज थी। और जब हमारी नेशनल मूवमेंट के लिए स्ट्रगल चल रही होती है तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी या जितने भी लीडर्स होते हैं वो एक प्रॉमिस कर देते हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। ठीक है, ये कर दिया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी वियर्ड सिचुएशन होती है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, तो जो लीडर्स होते हैं या फिर अगैन जो कांग्रेस पार्टी होती है वो इस डिसीजन पे अग्री नहीं करना चाहती, बिकॉज ऑलरेडी हम इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देख चुके थे जो कि लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो अब लीडर्स इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हम दोबारा से इस तरीके से स्टेट्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या फिर रिलीजन तो इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और वायलेंस होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो सेंट्रल लीडरशिप होती है वो इस प्लान को अभी पोस्टपोन कर देते हैं कि फिलहाल टाइम पे हम इसे नहीं देखने वाले, क्योंकि एक रीजन और मानना था कि उस टाइम पे अगर सबसे पहला काम इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वो स्टेट्स को बनाने में लगा देंगे तो एक तो वायलेंस तो होगी, साथ के साथ जो मेजर फोकस उस टाइम पे होना चाहिए था दैट वाज फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, उससे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो इस काम में एंगेज हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ रीजंस थे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहती थी, बाउंड्री ड्रॉ नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जो लोकल लीडर्स थे और जो पीपल थे दे अपोज द डिसीजन, वो इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं, बिकॉज नेशनल मूवमेंट के अंदर इसका बहुत जोर जोर से रोला पीटा गया था कि हम आपको ऐसे स्टेट्स बनाएंगे, यूनिटी मेंटेन करके रखेंगे। अब वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट होने लगता है, डिफरेंट एरियाज में होने लगते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है ओल्ड मद्रास प्रोविंस से, जो आज के टाइम पे केरला, आंध्र प्रदेश वगैरह का हिस्सा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे वो डिमांड करते हैं कि हमें मद्रास से हटके अपना एक सेपरेट स्टेट दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां से मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है, दैट इज विशाल आंध्र मूवमेंट। और इसके अंदर यार एक कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर होते हैं पोटी सिरमलू, वो इस मूवमेंट को लीड करते हैं और वो अनशन पे बैठ जाते हैं, इंडेफिनिट फास्ट पे बैठ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बन जाता। और इवेंचुअली होता क्या है कि 56 डेज बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब जो प्रोटेस्ट था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, वायलेंस हर जगह होने लगी, काफी सारे लोग मारे गए, पुलिस ने फायरिंग करनी पड़ गई। ठीक है, जो मद्रास कंस्टिट्यूएंसी के अंदर लेजिस्लेटर थे उन्होंने अपनी सीट्स छोड़ दी। तो फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने इंटरफेयर किया और दिसंबर 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब आंध्र प्रदेश को अपना खुद का राइट मिल गया है तो बाकी स्टेट्स या बाकी जगह के जो लोग थे अब वो भड़क जाते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश को मिल गया तो हमें भी अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, तो इससे डिफरेंट अदर स्टेट्स के अंदर काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जो प्लान पोस्टपोन किया था उसको अब एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है 1953 में और वो एक रेजोल्यूशन देती है, वो एक प्रपोजल देती है कि हम अब जो इंडियन स्टेट है उसको लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, उनकी बाउंड्री को डेमोक्रेट करेंगे। ठीक है, और उसके दो या 3 साल बाद 1956 के अंदर यही जो कमीशन होती है वो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करती है जिसके अकॉर्डिंग 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 1 मार्क में जैसे 2014 और 2012 में आया था कि आपको मेंशन करना है कि रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, तो वो यही थी कि ऐसे ऐसे किया था और 1956 के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास करके 14 स्टेट्स और 6 टेरिटरीज बना दी थी। ठीक है, आज के टाइम पे देखते हैं तो हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। मोर देन 50-70 ईयर्स हो गए हैं कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन के। ठीक है, लेकिन जो हमारा डर था लीडर्स का उस टाइम पे कि कहीं पाकिस्तान की तरह ही दोबारा से डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, वो गलत निकला। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे हमारी नेशनल यूनिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है और कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर बदला है क्योंकि अब और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गई है। ठीक है, अब एक लास्ट बॉक्स दिया गया है दैट इज फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ स्टेट। एक बार देख लेते हैं बाकी स्टेट्स कैसे बने। तो बॉम्बे पहले एक बायलिंगुअल स्टेट था, उसमें गुजराती और मराठी स्पीकिंग पीपल दोनों ही रहते थे, लेकिन 1960 के अंदर बॉम्बे को बाइफेक्चुएट करके 2 स्टेट्स बना दिए गए थे। जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे उसको महाराष्ट्र बना दिया और जहां पे गुजराती स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में थे उसको गुजरात बना दिया।
ठीक है। सिमिलरली पंजाब के अंदर हिंदी पंजाबी स्पीकिंग लोग रहते थे, तो 1966 के अंदर पंजाब में से 2 स्टेट्स बना दिए गए, दैट वाज हरियाणा एंड उत्तराखंड, इनको अलग कर दिया गया, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का देखते हैं तो मेघालय को 1972 के अंदर असम में से निकाला गया था, ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा भी इसी साल के अंदर अपने अपने डिफरेंट सेपरेट स्टेट बन गए थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने थे और नागालैंड काफी सालों पहले 1963 में ही बन गया था। ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप बेस्ड सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आपको ईयर भी याद रखना है और कौन सा स्टेट किस स्टेट में से बनाता है या किस रीजन से बनाता है वो भी याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऐसा नहीं था कि सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे ही बने थे, काफी सारे स्टेट्स थे जो रिलीजन के बेसिस पे भी बने थे, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो ये 2002 के अंदर बने, सॉरी 2000 में बने थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया है 2014 में 6 मार्क में, हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट टेक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 6 मार्क्स में हमने जितना भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि किस तरीके से विशाल आंध्र मूवमेंट हुई, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टेट्स बने, तो वो हमें सब कुछ बताना है, ठीक है। एक और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द सेंटर ऑफ द कार्टून। जो ये सेंटर में बैठे हुए हैं एंड हमें चैलेंजेस बताने हैं जो इनके आसपास हैं। तो जो पर्सन है, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चैलेंजेस हैं यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन बेसिस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द कार्टून एक्चुअली रेफर, किस चीज को या किस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। तो इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस विद द फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन द कंट्री, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिया अवॉइड ऑल दिस कन्फ्लिक्ट, किस तरीके से इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सामना किया। तो बेसिकली इंडिया ने आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे उनकी जो बाउंड्रीज थी उसको क्रेव किया गया, और रीजनल जो पीपल की डिमांड थी कि हमें अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करी और ऑटोनोमस स्टेट बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मैप वर्क, देख लेते हैं एक बार। तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2019 में आया था, स्टेट रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विद इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमें जो ये ऐसे डॉट लगा के देंगे और ए बना के देंगे, आंसर हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, दैट इज मणिपुर। मणिपुर के अलावा अगर यही डॉट हैदराबाद में लग रही होती, जम्मू एंड कश्मीर में लग रही होती, या फिर जूनागढ़ के आसपास लग रही होती, तो वहाँ पे भी हमें इसी को टिक करना होता, ठीक है, उसका नाम लिखते, तो दैट वुड रजिस्टर्ड इट मर्जर विद इंडिया। तो 4 स्टेट्स थे, उनको याद रखना। सेकंड है, स्टेट कार्ड आउट ऑफ असम इन 1972, तो कौन सा था वो, मेघालय, ठीक है। 1966 के अंदर कौन सा स्टेट बना था, हरियाणा, किससे बना था, पंजाब से बना था, ठीक है। 2008 के अंदर स्टेट फॉर्म्ड इन 2018 का क्वेश्चन है, स्टेट फॉर्म्ड इन 2000, तो दैट इज छत्तीसगढ़ एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। सो हियर वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। अगर आप थोड़ा सा कमेंट करके अपना रिव्यू भी दे सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर।